मेरा नाम ईशान गोगना है एंड बिफोर दिस मतलब मैंने डबल मास्टर्स करा है। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करा है, कंसल्टिंग करा है, और इसको छोड़ के बेसिकली यार मैंने 3 किताबें भी लिखी हुई हैं। यू कैन सर्च माई नेम ऑन अमेजोन। माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली है जियो पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, म्यूज़िक एंड ऑब्वियसली बुक्स एज वेल। एंड मैं इसी टॉपिक्स पे बेसिकली चाहता हूँ कि अब मैं अपना ब्लॉगिंग एंड चैनल शुरू करूँ, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करूँ। तो ठीक है, अगर आप फर्स्ट टॉपिक की बात करो तो अगर लोग बोले कि आज के डेट में बेसिकली मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है कि इसराइल में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो तो सभी को पता है। तो मैं इस पे ज़्यादा भी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई प्रिडिक्शन करो कि इसराइल और गाज़ा की वॉर में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होना है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होना है एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होना है, तो आपको ये सब करने के लिए ना आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि जो एरिया है उस पर कौन कौन प्लेयर्स और क्या क्या कर रहे हैं। तो आप जैसे कभी भी हिंदी सीरियल देखते हो, सास बहू की लड़ाई होती है, तो सिर्फ सास बहू नहीं होती, ससुर भी होता है, साला भी होता है, पति भी होता है, ये 10 एंगल होते हैं। तो क्या है, अगर आप इसराइल का मिडिल ईस्ट वाले नेबरहुड देखो ना, उधर बड़ी सारी कंट्रीज़ के अपने अपने एजेंडा हैं, और काफ़ी हद तक ना कई लोग ना अलग अलग कंट्रीज़ के एजेंडाज़ की बात नहीं कर रहे। तो मैं एक एक कंट्री पकड़ता जाऊँगा और उसका एजेंडा पकड़ता जाऊँगा, और फिर मैं बताऊँगा हाउ एंड वाई इज़ इट रिएक्टिंग इन सच अ वे। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस। इसराइल है, नीचे गाज़ा है, राइट। गाज़ा इज़ लाइक 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की जगह है, दिल्ली का 1/4, और यह रफली लगा लो पूरे नोएडा जितना, उतनी जितनी जगह है गाज़ा, जिस पे करीब 20-25 लाख करीब लोग रहते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर से मैं नहीं घुसूँगा। अगर आप ये देखें कि अभी क्या हो रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्दर्न गाज़ा से इसराइल ने शुरू करा है। उन्होंने बेसिकली कहा कि पूरे गाज़ा को हम 3 हिस्से में बांट देंगे और तीनों हिस्सों की एक एक करके सफाई करेंगे। सो पहले ऊपर वाले हिस्से से लोगों को हटाया जाएगा, उनको नीचे के 2 हिस्सों में भेजा जाएगा, ऊपर के हमास के लोगों को मारा जाएगा, उसके बाद बॉर्डर खुलेगा, वापस लोगों को नॉर्दर्न इसराइल में लाया जाएगा, और आपका बेसिकली फुल बॉडी चेकअप होगा। अगर बेसिकली आप पे कोई एक्सप्लोसिव आर्मामेंट्स के ट्रेसेस निकलते हैं तो फिर इसराइलीज़ आपको अलग से ठीक करेंगे। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इसराइल से लेकर टर्की तक जो निकोसिया आइलैंड वाला एरिया है, उधर कहते हैं कि अब नई शेल फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से 260 बिलियन स्क्वायर फुट गैस निकल सकती है। दैट्स द पोटेंशियल। ऑब्वियसली पोटेंशियल ज़रूरी नहीं कि उतनी निकले, 80-90 तो निकलनी चाहिए। बट अगर आप ये सोचें कि अगर आप ग्वार बेसिन को लें, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया में, दैट इज़ 270। सो लुक एट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज़ देयर। अब उसके लिए क्या है कि अगर आपको उस जगह से गैस निकालनी है, एंड दैट प्लेस इज बेसिकली जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न गाजा इटसेल्फ, राइट। वो फिलहाल के लिए उस जगह में उन्होंने ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन सब बंद करवा दिया इसराइलीज। उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं पता हमास वाले कब रॉकेट वॉकेट फायर करके क्या करा दे। बट द थिंग इज कि पोटेंशियल बहुत है, पर उस जगह को आपको मोनेटाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप पहले गाज़ा की सफाई करना, मतलब बेसिकली मिडिल ईस्ट का डी रेडिकलाइजेशन करना शुरू करें। बट वो जो गैस है ना, वो गैस जिस तरह इजरायलीज एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह टर्किश लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक क्या है कि टर्की बेसिकली गैस रशिया के थ्रू, टर्क स्ट्रीम के थ्रू यूरोप में भेज रहा है। यूरोप ने तो बेसिकली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। उन्होंने कहा भाई हम तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से गैस नहीं लेंगे। यूरोपियंस ने ये नहीं समझा कि जो चीप गैस है उससे पूरा यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है। फॉर एग्जाम्पल, $20 बिलियन की गैस अगर जर्मनी को आती है तो जर्मनी उससे $2 ट्रिलियन की कार बनाता है। अब वो $20 बिलियन गैस 20 बिलियन की नहीं है, वो एलएनजी के फॉर्म में जब यूएस से आ रही है तो 3 या 4 गुना ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जर्मनी, जिसने अनफॉर्चुनेटली अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कर डाला, उनका बैंड बजने वाला है। आई मीन यू टॉक अबाउट वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, इन सब की बहुत बुरी हालत हो रही है। सो अभी क्या होगा, यूरोप के पास मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स है जहाँ से वो गैस ला सकते हैं। एक तो आपकी गैस पाइपलाइन है जो नाइजर से ऊपर जानी थी, नाइजीरिया से नाइजर होते हुए अल्जीरिया होते हुए, उधर नाइजर ऑलरेडी इज़ आउट ऑफ द पिक्चर, उधर कू हो गया है, तो वो वाली गैस आएगी नहीं। अल्जीरिया ने ऑलरेडी मना कर दिया है, बिकॉज अल्जीरिया ने कहा है कि EU इज़ प्रो मोरक्को, तो अल्जीरिया से भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। बचा अज़रबैजान। अगर पाशिनियान आर्मीनिया में रहा तो अज़रबैजान भी प्रो रशिया हो जाएगा, वो अपनी गैस यूरोप को नहीं देना चाहेगा। तो
तो आपके पास फिर कौन सा एक एक्सेस, कौन सा फाइनल एक्सेस पॉइंट बनेगा जहाँ से आपको चीप एंड लॉन्ग टर्म गैस मिल सकती है, क्योंकि रशिया से तो आप ले नहीं सकते, वो आएगी इस वाले एरिया से, नॉर्थ गाजा के ऊपर वाले एरिया से। पर इस गैस को निकालने के लिए क्या है कि बेसिकली 2-3 अलग अलग पार्टीज होंगी। आज की डेट में आपने सुना होगा कि एर्दोगान बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे रहा है अगेंस्ट यूएस। वो कह रहा है कि भाई यूएस का बैटल ग्रुप नहीं आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि एर्दोगान भी वो गैस चाहता है, राइट। यूएस ने एक किस्म से एर्दोगान को ऑलरेडी धोखा दे दिया है। उन्होंने नेटो में स्वीडन को लाने के लिए एर्दोगान से कहा कि भाई तू अपनी शर्तें हटा दे। एर्दोगान ने शर्तें हटाई, मतलब बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज़ के लिए, एंड उन्होंने बदले में उसको कहा था एर्दोगान को कि हम तेरे को F-16 देंगे। पर अब वो कह रहे हैं कि भाई ग्रीस कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी इशू होगी तो हम एर्दोगान को F-16 नहीं दे सकते। तो एक किस्म से एर्दोगान तो पिस्ड ऑफ हो ही गया है। उसी तरह अगर आप ईरान का बोलो, $6 बिलियन मिल रहे थे उन्हें, उन्होंने अपनी तरफ से कतार के कहने पे अमेरिकन को तो छोड़ दिया, उनको उनके $6 बिलियन नहीं मिले। तो अमेरिका ने बड़ा स्मार्टली अपने तो सारे बंदे निकाल दिए, अपने सारे काम करवा दिए, पर बदले में लोगों को उनका पैसा नहीं दिया है। और इस चीज़ में क्या होता है कि जियोपॉलिटिक्स में मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी कोई वॉर ना एक टाइम पे नहीं होती है, इट स्लोली ब्रूज, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कॉफ़ी गर्म होती जाती है धीरे धीरे करके, ऐसी ना ये भी ब्रू होती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होना है, एक बात तो पक्की है, इजराइल गाज़ा में जाएगा, उधर से हिजबुल्ला, क्योंकि हसन नसरल्ला ने कल ही मीटिंग करी है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, सो मोस्ट प्रॉब्ली, एंड हिजबुल्ला के पास कम से कम 1 लाख रॉकेट्स हैं, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू टर्न इट इनटू अ 2 फ्रंट वॉर। और इस सारे जियोपॉलिटिक्स में जो विनर होगा वो एक्चुअली होगा व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर इज़ नॉट द फाइनल वॉर। एक्चुअल वॉर जो होनी है वो आज से 10 साल बाद आर्कटिक के रिसोर्सेज के लिए होनी है। एंड इसलिए व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि ज़ेलेंस्की को तो मैं हरा ही दूंगा, पर मैं कम से कम कॉस्ट में उसे हराना चाहता हूँ। क्योंकि आप अगर आपने कई न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल को गाज़ा पर अटैक नहीं करना चाहिए एंड रशिया मदद कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और बड़ी सारी खबरें बोली हैं। पर किसी ने ये नहीं बोला कि डमास्कस एयरपोर्ट जो सीरिया का है उसके बाहर रशिया की S-300 बैटरीज लगी हुई हैं। इजरायली फाइटर जेट्स आए, उन्होंने बॉम्ब मारा, दे पिक्ड बट दे डिडंट रिटेलिएट। इसका मतलब रशिया कहता है हाँ भाई आ जाओ, बम मार दो, चले जाओ। व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दे दी कि उसने दे दी। सो बेसिकली क्या होता है कि लड़ाई चल रही है, पर उसमें जो सबसे कम एक्सपेंडेबल वाले लोग, जो सबसे कम वैल्यू वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेबल होते हैं। सबसे पहले कहेंगे चलो यार पैलेस्टीनियंस को मरने दो, इनकी क्लास लगने दो, जो भी होना हो। फिर उसके बाद लोग कहेंगे चलो यार लेबनीज को निपटने दो, फिर उसके बाद लोग कहेंगे सीरियंस को निपटने दो। तो धीरे धीरे एस्केलेशन। पर मेरे को ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए क्या होना है, 3 मंथ्स के लिए, पहली बात तो 3 मंथ्स के अंदर इजराइल पूरा गाज़ा की सफाई नहीं कर पाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी फार मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन व्हाट दे आर इमेजिनिंग। जिस तरह इजराइल ओवर कॉन्फिडेंट था कि भैया हमस वाले कभी अटैक नहीं करेंगे, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को 3 महीने से ज़्यादा लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि यूएस के हाउस स्पीकर रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन फायर्ड बाय द रिपब्लिकन पार्टी हिमसेल्फ। तो नया बंदा है नहीं। वेपन्स के लिए आप बेसिकली कुछ भी क्या कहते हैं, जो पैकेज है उसको सेनेट से पास करवा नहीं सकते। तो एक्चुअली द मोर टाइम Israel and US are stuck in this conflict, the better it is going to be for Russia and in a way for China as well. In fact, China भी इसको as an opportunity लेगा कि US को थोड़ा और इन्वॉल्व रखो, एंड फिर कुछ टाइम बाद जब वो ताइवान में जाएंगे तब तक US बहुत ड्रेन्ड हो चुका होगा बाय रिसोर्सेज।